नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ और लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस संजीदा टॉपिक पे मैं आज बात कर रहा हूं, यही वो टॉपिक है जो पूरी तरह से आपको जकड़ लेता है, परेशान कर देता है और इस हद तक परेशान कर देता है कि आप अपने माँ बाप को बचाने में लग जाते हैं, अपने पड़ोसी को बचाने में लग जाते हैं, अपने जीजा को बचाने में लग जाते हैं, अपनी बहन को बचाने में लग जाते हैं। रिजल्ट हालांकि तब भी वही होगा जब आप उन्हें नहीं बचाएंगे। ये एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है आपके दिमाग के अंदर। आप ये सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अगर हम उन्हें नहीं बचाएंगे तो वे बच जाएंगे। क्योंकि मैं आगे बढ़ूं और जिस टॉपिक का थंबनेल आप पढ़कर मेरा वीडियो देखने आ रहे हैं वो बात बताऊं, उससे पहले एक सबसे ज़रूरी बात बता देना चाहता हूं। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, गौर से सुन लीजिए। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक जजमेंट है, 2017 का है। इस जजमेंट में क्लियर कट एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझा दी गई। इसके बाद मिथिलेश कुमार का भी एक जजमेंट आया था 2018 के अंदर, जो ये बात बेहतरीन तरीके से समझाते हैं दोनों जजमेंट्स। और इसके बाद बहुत अच्छे से जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए, दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इस पे फोकस कीजिएगा। इसके बाद भी आए सभी जजमेंट्स ये कहते हैं कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी एफआईआर लिखाई गई है और 498A यानी दहेज का केस आप पे लागू हुआ है, तो पार्टी जो है वो हस्बैंड ही होगा सिर्फ, और उसकी फैमिली तब तक नहीं होगी जब तक उसके खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं होते। ये मात्र 41A को रिस्ट्रिक्ट करने का केसेस नहीं थे, इसके अलावा छुपे तौर पर और बल्कि मैं कहूँ कि खुले तौर पर ये बात समझा दी गई थी कि पार्टी कौन होगा, इसको डिफाइन किया गया और वो हस्बैंड होगा। जब तक कि प्रॉपरली किसी और का जिसका नाम लिखाया गया है 498A के अंदर, उसका नाम जिसका लिखाया गया है उसके खिलाफ कोई सबूत हैं तभी वो पार्टी है, अदरवाइज नहीं है। दोस्तों, मैंने ये बात इसलिए बताई है क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग मेरे फादर को कैसे बचाना है, मेरी मदर को कैसे बचाना है, जीजा फंस गए हैं, दीदी फंस गई हैं, उन्हें कैसे निकालना है, 50,000 रुपये पुलिस वालों को कैसे देना है झूठी रिश्वत के नाम पे, और या फिर मैं कैसे क्वैशिंग में जाऊं कि इनका नाम निकलवा दूं। फोकस ये नहीं होता कि क्यों ना मैं 498A इन लोगों के नाम होने की वजह से ही निकाल दूं। परिस्थितियां समझा देता हूं, उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप ये वीडियो गौर से देख रहे हैं तो एजुकेटेड होइए। एजुकेटेड कैसे हुआ जाता है ये हमारे कोर्सेज बताते हैं। एजुकेटेड होने के लिए आपको मेन कोर्स से पहले क्रैश कोर्स समझ लेना चाहिए। क्रैश कोर्स क्या है? जिसमें हमारी टीम इन्वॉल्व नहीं होती, आपको इंडिविजुअली कुछ प्री रिकॉर्डेड वर्जन्स मिलते हैं जिनकी वजह से आप ये समझ पाते हैं कि केसेस को कैसे डील किया जाए, हैंडल कैसे किया जाए, और कई और विविधताएं जो कोर्ट से लेकर कचहरी से लेकर वकील तक की, वो सब आपको क्रैश कोर्स में समझने को मिलती है टेंटेटिवली, यानी कि स्क्वीज फॉर्म में, छोटे फॉर्म में। अगर आप बहुत बड़े तरीके से हर पॉइंट पर पग पग संभल कर चलना चाहते हैं तो उसके लिए है मेन कोर्सेज। मेन कोर्सेज में आपको क्या करना होता है? हमसे संपर्क करना होता है, क्रैश कोर्स में भी करना होता है। व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ दिया हुआ है, इस पर आप सिर्फ SMS भेजिए, इससे रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सिर्फ इतना सा संपर्क में आप लिख दीजिए, यानी जो मैसेज आप भेज रहे हैं उसमें लिख दीजिए कि मुझे मेन कोर्स, क्रैश कोर्स की डिटेल चाहिए, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद आता है आपका, अगर आपको अभी कोई लीगल रेमेडी हाथों हाथ चाहिए तो एक SMS डालिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसमें आपको मैसेज मिलेगा, मैसेज को फॉलो कीजिए, यानी कि उसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद आप अपना अपॉइंटमेंट उस पढ़े हुए मैसेज के थ्रू जो भी आप समझ पाएँ तो अपना बुक कराइए। अब मैं सीधा अपनी बात पे आ जाता हूँ। बात यह है कि किस तरह से घर वालों का नाम लिखाया जा सकता है। देखिए, घर वालों का नाम निकलवाया जा सकता है जब उनका नाम उस केस में लिखा हुआ है, तो निकलवाने का फ़ायदा कुछ नहीं है बल्कि उनके होने से ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे? मैं साइड में कर देता हूँ इस बात को। जो बात झूठ है, तो क्या
आप आम जीवन में ऐसा महसूस नहीं करते? आम जीवन में आप ऐसा महसूस करते हैं कि जो सामने वाला अपोनेंट है, जो आप पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, और अगर आपके पास वो झूठ बोल रहा है और वो पकड़ में आने वाली पोजीशन है, यानी आप उसको साबित कर सकते हैं कि झूठ बोल रहा है 5 आदमियों के बीच में, तो आप क्या करते हैं? उसके झूठ को एक बहुत लॉजिकल तरीके से, यानी तार्किक तरीके से आप 5 आदमियों को प्रूव कर देते हैं, 5 आदमी मानते हैं, आप उन्हें जज की भूमिका में ले लीजिए। यानी जज भी, अगर आप कोर्ट का जज जो फैमिली मैटर्स को देख रहा है, 490 डे के मैटर्स को देख रहा है, उस सूरत में उन्हें अगर जस्टिफाई कर देते हैं तो फिर क्या होता है? वो मैटर रिजॉल्व हो जाता है आम जिंदगी में। इसी तरह से कोर्ट में भी रिजॉल्व होता है। यानी कि आपको ये सॉल्व करना है कि मेरे मदर फादर का नाम, मेरे जीजाजी का नाम, मेरी बहन का नाम जो मेरे साथ नहीं रहती, वो किसी और शहर में रहती है, वो कभी हमारे साथ आके नहीं रही, उस सूरत में आपको क्या करना होता है? आपको सिर्फ और सिर्फ आम जिंदगी में भी और कोर्ट में भी सेम सिनेरियो में ये प्रूव करना होता है। क्या प्रूव करना होता है? ये प्रूव करना होता है कि जो मेरी बीवी मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है वो गलत है और मैं इन्हें साबित कर सकता हूँ और कर देता हूँ। और जब आप कर देते हैं तो फिर आप सीधे सादे तरीके से निकल के आते हैं, और इसे कहते हैं 498A को 482 में स्क्वैश कराना। क्वैश क्या होता है? मैं सीधा सिंपल तरीके से कह देता हूँ, जो भी झूठे इल्ज़ाम मुझ पे मेरी अपोनेंट पार्टी ने लगाए हैं उसको खारिज करवाना ही क्वैश होता है। जो लोग नहीं जानते, आज इस बात से इस सीधी सादी भाषा में समझ लीजिए। मुद्दे की बात समझिए। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात सिर्फ और सिर्फ यह है कि अगर क्वैश 498A को कराना है, जो कि ज़रूरी होता है क्योंकि ये झूठा केस है, तो इसकी सारगर्भिता यानी कि इसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, पर मैं आपको उस डिटेलिंग में नहीं लेके जाऊंगा। मैं आपको टेंटेटिवली बताऊंगा। फिर भी गहराई में जाना चाहते हैं तो फिर संपर्क करना पड़ेगा मुझसे। मुद्दे की बात समझिए। आपको क्या करना है? 4 पॉइंट्स बता रहा हूं, ये सब केसेस में एक इधर छोड़ दीजिए, 3 निकल जाएंगे, 2 उधर छोड़ दीजिए, 2 तो कम से कम आपके कॉमन जो मैं बात बता रहा हूं निकल जाएंगी। पहली बात यह है जो मैं बता चुका हूं कि अगर आप क्वैश कराना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, मदर फादर का नाम मत निकलवाइए, बल्कि उसके बिहाफ पर आप क्वैश करा सकते हैं। पहली चीज़ यह है कि जब भी क्वैश कराने जाएं तो खुद, यानी आप खुद पार्टी मत बनिए, यानी खुद आप क्वैशिंग के लिए मत जाइए 482 में। आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि आपको 482 में उन पार्टीज़ का जिनका झूठा नाम लिखवाया गया, लिखवाया तो आपका भी झूठा गया है, पर आपको क्या है, दोषी बनाना कर्तव्य बनता है, क्योंकि पिटिशन आपके खिलाफ लगाई गई। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन जुडिशरी है वो आपको होल्ड करना चाहती है केस के अंदर। आप पति है ना, इसलिए गलत तो है पर मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा कि पति होते हुए भी अगर वो गलत है तो क्यों उसका संज्ञान नहीं लिया जाता। अलग बात है, हटा दीजिए। मुद्दे की बात पे आ जाइए। मुद्दे की बात यह कहती है कि आप जिन लोगों के नाम उसमें गलत तरीके से लिखाए गए उनकी तरफ से क्वेश्चन डालिए, जीजा की तरफ से, बहन की तरफ से, मतलब बहन की तरफ से या फिर जीजा जी की तरफ से या फिर आपके मदर फादर की तरफ से, या और भी कोई रिश्तेदार जिसका नाम लिखवाया गया उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कीजिए और उनकी तरफ से क्वेश्चन डालिए। फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? 482 का चांस। अगर इनकेस आपके फेवर में नहीं आता है, यानी क्वेश्चन का चांस आपके फेवर में नहीं आता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने आप को भी आगे चला सकते हैं। यानी कि बादशाह कौन है? आप हैं, और प्यादे बाकी आप आगे करके शतरंज की चाल को, बिसात को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके फेवर में? आपके फेवर में। दोस्तों ये एक बात है, अगर उनके थ्रू क्रैशिंग हो जाती है तो यानी कि 50% डैमेज होके केस 490 डे का हाई कोर्ट से वापस आता है। अच्छा, क्रैशिंग कहाँ से होती है ये भी समझ लीजिए, हाई कोर्ट से होती है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो जानते हैं वो ये मत कहिए हमें पता है। धन्यवाद आपका कि आपको पता है, आप नॉलेज मुझसे ज़्यादा रखते होंगे, पर मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मासूम है, जिनका अभी पहली बार केस से पहले बार पाला पड़ा है, मैं उनके लिए भी ये वीडियो बनाता हूँ। देखिए मैं तो सबके लिए जनरलाइज करता हूँ वीडियो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए पहले ये वीडियो है, जिसको समझ में आता है उसके लिए भी ये वीडियो है, पर पहले उसके लिए है जो नहीं जानता है। अब अपन बात पे आ जाते हैं वापस। सेकंड चीज़ क्या है? देखिए कई बार क्या होता है, टाइम डेट इंसिडेंट की बात नहीं होती, जनरलाइज बातें होती हैं। जिस दिन से मैं घर में घुसी उस दिन से मुझे घर वालों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। अब जब घर वालों ने, सबने, किसने? ससुराल वाले, आपके परिवार वालों ने मारना शुरू कर दिया। किसके? लड़की वालों के ससुराल वालों ने मारना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मारना शुरू कर दिया तो उस सूरत में क्या करेंगे आप? उस सूरत में आप ये करेंगे
कि जब मारते थे पीटते तो मैं हनीमून पे इतनी बीवी को खुश क्यों रख पा रहा हूँ, उसके बाद किसी फंक्शन में अपनी बीवी को इतना खुश क्यों रख पा रहा हूँ, वीडियोज़ हैं आपके पास, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, वो सब कोर्ट में दिखाइए। लड़की का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो जब ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा तो फिर ये मुसीबत बन जाती है कि वो साबित जो करना चाह रही हैं वो नहीं कर पाएंगे। जनरलाइज बातों को जो घुसेड़ देते हैं वो गलत बातें साबित होना आसान हो जाती है आपके फेवर में, यानी कि वो झूठ बोल रही है। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। वो ये है कि पहली पॉइंट ये हो गया कि घर वालों का गलत नाम लिखवाया, दूसरी बात ये टाइम डेट इंसिडेंट गलत लिखवाया। अब तीसरी बात यह है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के कैसे पेश किया जा रहा है? तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश इस तरह से किया जा रहा है, क्या किया जाता है कि शुरू से ही कह दिया जाता है कि मुझसे दहेज की डिमांड की गई, और सब पे वही सेम आरोप लगा दिए जाते हैं। जीजा ने भी दहेज का डिमांड की, पिताजी ने दहेज की डिमांड की, भाई ने भी दहेज की डिमांड की, और पति तो करता ही था और माताजी भी करती थी। अब एक बात बताइए, मैं तो सबको साइड में कर देता हूँ, जीजा जी को क्या ज़रूरत है दहेज की? उनके घर में जाएगा दहेज? भाई लड़के को ज़रूरत हो सकती है, लड़के के माँ बाप को ज़रूरत है, जीजा जी को क्यों ज़रूरत? इतना बेवकूफ़ तो लड़का भी नहीं कि जीजा जी दहेज मांगे हैं, लड़की उठा के उनको दहेज दे दे और वो शक्ल देखते रहें। पॉसिबल है? नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ ये अपने, अगर आप गौर से अपनी 490 डे के FIR या पिटीशन को देखेंगे तो ये मिल जाएंगी। 3 बातें हो चुकी। चौथी बात पे आता हूँ। अक्सर क्या होता है कि दहेज की डिमांड की गई, कई बार तो ये भी नदारद होता है आपकी पिटीशन से, मारा पीटा क्रूरता की गई। मारा पीटा क्रूरता की गई का कोई मतलब नहीं होता है, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया कोई मतलब नहीं होता है। ये जो लैंग्वेजेस हैं इनका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगले के पास बताने को कुछ होता ही नहीं है। तथ्यात्मक बातें जिन्हें कहते हैं, फैक्चुअल बातें जिन्हें कहते हैं, वो होता ही नहीं है। तो 498 को ऐश कराना इस पॉइंट पर आकर सबसे मुश्किल हो जाता है। मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जब से मेरी शादी हुई तब से कराया जा रहा है, और लगातार दहेज की डिमांड की गई। ना तो ये बताया जा रहा है लगातार की गई, तो कोई तो इंसिडेंट होगा जब लगातार दहेज की डिमांड से कुछ नहीं होता है। लगातार दहेज की डिमांड से कुछ नहीं होता है, इसके लिए आप डेफिनेशन पे आ जाइए 498 की। 498 की डेफिनेशन क्या कहती है? लगातार की गई दहेज की डिमांड के साथ क्रूरता। क्रूरता किस लेवल की? हाथ तोड़ दिया, फ्रैक्चर हो गया, घायल कर दिया। घायल का मतलब यहाँ से खरोंच आ जानी चाहिए। मैं थोड़ा एक्शन में इसलिए समझा रहा हूँ कि आप प्रॉपर समझें, क्योंकि बहुत लोगों को पहले वीडियोस में समझाया, उन लोगों को नहीं समझ में आता है। खरोंच आ गई, खरोंच का मतलब ऐसी खरोंच नहीं, ऐसे स्क्रैच, मतलब यहाँ से खाल उतर गई और यहाँ पे घाव बन गया, बहुत गहरा घाव। या फिर ये हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, और फ्रैक्चर जिसे कहते हैं वो हो गया, चलने फिरने लायक हालत में नहीं रही, हॉस्पिटलाइज हो गई। आपने इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया है कि अगली का मन कर रहा है कि वो आत्महत्या कर ले, या आत्महत्या के लिए आपने परेशान करके उसको इस लेवल पे ला दिया कि हॉस्पिटलाइज हो गई। मैंने थोड़ी देर के लिए 3 सेकंड का पॉज क्यों लिया? आपको सोचने पे मजबूर किया। वाकई ऐसा हुआ है आपके साथ? आपकी बीवी ने इन तीनों कंडीशंस में कोई कंडीशन फेस की है? नहीं की। आप चिल्लाए, आपने गाली दे दी होगी, 1-2 थप्पड़ भी लगा दिए होंगे। कोर्ट नहीं मानता इसको मानसिक क्रूरता और शारीरिक क्रूरता। हाँ है, पर ये 498 की डिमांड से रिलेटेड नहीं है। 498 की डिमांड होती क्रूरता के साथ, सिर्फ डिमांड क्रूरता नहीं होती। मेरे अकाउंट में साहब मेरी शादी से पहले कुछ पेमेंट डाल दिया गया, ये किसी तरह की दहेज की डिमांड नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों लेन देन करेंगे, तो हम क्या करें? रिश्तेदारी में बदलने जा रहे हो? कोर्ट को इससे मतलब नहीं है। कोर्ट को इस बात से मतलब है कि आपने फ़ोन करके कहा 5 लाख रुपए नहीं डाले पापा आपने, यानी अपने ससुर साहब को कहा कि पापा आपने 5 लाख रुपए नहीं डाले, या आपके पिताजी ने कहा समझ लीजिए आपने 5 लाख रुपए नहीं डाले, जैसा कि हमारा तय हुआ था दहेज के लिए। यानी दहेज की डिमांड का मतलब ये होता है, 498A के अंदर दहेज की डिमांड का मतलब ये होता है कि मैंने कहा वो पैसे चाहिए थे और आपने कहा हाँ आपने कहा था तो मैं डाल रहा हूँ। इसका एक रिकॉर्डेड एविडेंसेस होने चाहिए। जनरली जो लेन देन होता है वो आपसे समझाइश में होता है, बेटा मैं 2 लाख रुपए डाल रहा हूँ, अपनी शेरवानी बनवा लेना, आप घोड़ी का खर्चा उठा लेना, आप बैंड का खर्चा उठा लेना, हम इतना सब अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम सारी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं, आप अपनी मम्मी के कपड़े भी उसी पैसे से खरीद लेना, आप अपनी छोटी मोटे गिफ्ट्स भी उसी पैसे से खरीद लेना, जो आपको पसंद हो।
कहानी शुरू ऐसे होती है, यानी आपके अकाउंट में डलाए हुए पैसे किसी भी हालत में दहेज की डिमांड को कहीं भी क्रिएट नहीं करते जब तक कि उस अकाउंट में डाले गए पैसे का आपने किसी भी हालत में डिमांड नहीं की हो। दोस्तों सुधर जाओ। ये एक वर्ड जो है मैंने कहा ना, सुधर जाओ। सुधर जाओ का मतलब ये है अपने आप को पहले क्रिमिनल मानना बंद कीजिए। लड़की ने कहा है तो कोर्ट मानेगा, लड़की बोलेगी तो गिरफ्तारी होगी। 490 डे की आपकी एफआईआर कट गई है तो अब आपको एंटीसिपेटरी बेल करानी चाहिए क्योंकि पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। ये सब मिथ्या है, झूठ है, अनर्गल बनाया हुआ एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मोटी आमदनी उस आदमी को मिल जाती है जो आपको ये गलत चीज़ कन्वे कर रहा है। कौन है आप इशारों में समझ गए। मुद्दे की बात यह है, जितनी बातें मैंने कही है इन चारों पांचों में से 2 या 3 बातें आपके केस में सूटेबल हैं, मिल जाएगी। प्लीज़ जाके ढूंढिए। कम से कम मेरा वीडियो देख के खुद पे अत्याचार करने का अब आरोप अपने ऊपर लेना बंद कर दीजिए। खुद पे दया कीजिए, इतना टेंशन मत लीजिए। मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ, ये सब बातें मेरी इसलिए पसंद आती हैं क्योंकि मुझे ये सब पता है। मुझे ये सब क्यों पता है? कि मुझे नॉलेज है। आपको भी ये नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए एजुकेटेड हो जाइए। क्रैश कोर्सेज हैं, मेन कोर्सेज हैं, अपॉइंटमेंट है, कैसे भी करके अपने आप को अपडेट कर लीजिए। पर कुएं में कूदने की मत सोचो भाई, एजुकेटेड हो जाओ। मैंने किस भावना में कह दी ये बात और किस भावना में आपने समझ ली, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा, मैं आपको पहले थैंक्स कह देता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। आधी रात को बना रहा हूँ वीडियो, पसंद आपको भी आना चाहिए और जिसको शेयर करें मेहरबानी है उसको भी पसंद आना चाहिए। खुशी है आपने अंत तक मेरे संदेश को अपने दिल तक पहुँचाया। थैंक यू।